हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है, जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिव इट्स वैल्यू इन ft पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस जो हमें ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है ग्रेविटी, इसको हमने फीट पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है किसके इक्वल होता है, 3.28 फीट के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो 9.8 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.28 से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32.144 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 6400 आर्मस्ट्रॉन्ग, एक्सप्रेस दिस इन माइक्रोन एंड मीटर। तो गाइस सबसे पहले हम इसको मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो गाइस हमें पता है कि जो एक आर्मस्ट्रॉन्ग होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया है 6400 इंटू 10⁻10 मीटर के इक्वल। अब गाइस हम इसको माइक्रोन में एक्सप्रेस करेंगे। तो गाइस हमें पता है कि जो एक माइक्रोन होता है वो होता है 10⁻6 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो गाइस अगर हम इसको ऐसे लिखें 6400 इंटू 10⁻10 मीटर, यहाँ पे गाइस इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे गाइस एक जीरो मान लेते हैं, पॉइंट के बाद एक जीरो है, इंटू 10⁻⁻4, सॉरी 4 नहीं आएगा, इस 10 आएगा, 10⁻⁻10। तो गाइस अगर आपको पता है ये वाला पॉइंट इस साइड जाएगा तो ये -9 -8 -7 ऐसे पावर बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, तो गाइस आपको पता है कि अब क्या होगा कि अगर ये वाला पॉइंट इधर जाएगा तो ये -10 है तो -9 हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया तो आपको पता है ये पावर हो जाएगी हमारी 10⁻⁻6। तो गैस आप तभी देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया है 0.64 माइक्रोन, क्योंकि गैस हम इसको कैसे लिखेंगे, जब ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.64 इंटू 10⁻⁻6। और हमें पता है ये 10⁻⁻6 एक माइक्रोन के इक्वल होता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ माइक्रोन लिख दिया है। तो गाइस ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमने इसको मीटर में भी एक्सप्रेस कर दिया और माइक्रोन में भी एक्सप्रेस कर दिया है। और गाइस अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारी फोर्स है ना उसका हम ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे या ड्राइव करेंगे जिसमें ये सारी क्वांटिटीज आ रही हो। तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल। एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v/t, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमारा आ गया F=mv/t। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन में जो जो क्वांटिटीज हमें चाहिए वो सारी आ रही है। तो अब यहाँ से हम मास की डायमेंशन पता कर लेंगे। तो आपको पता है कि m इधर ही रहेगा राइट हैंड साइड, और ये टी एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और v है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ से जो हमारा m आएगा, m की डायमेंशन आएगी वो आएगी m=f(t)v⁻⁻1। तो ये है गाइस थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। तो गाइस जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस द सेम डायमेंशन हैज दैट ऑफ प्रेशर। तो गाइस सब अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें जितनी भी यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है, स्ट्रेस दे रखा है, बल्क मॉडुलस दे रखा है, थ्रस्ट दे रखा है, एनर्जी डेंसिटी दे रखी है, हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सी जो हमें दे रखा है उसकी डायमेंशन प्रेशर से नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस की डायमेंशन निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला होता है P=F/A। एफ हो जाएगा m a कि f जो होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है और अपॉन में आ जाएगा हमारा a। तो यहाँ से कैसे अगर हम प्रेशर की डायमेंशन निकालेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पूरी निकाल दी है। तो जो प्रेशर की डायमेंशन आ रही है वो आ रही है ml⁻⁻1 इंटू t⁻⁻2। ठीक है, ये आ रही है प्रेशर की डायमेंशन। अब हम बल्क मॉडुलस की डायमेंशन देखेंगे। तो गाइस आप बल्क मॉडुलस का भी फॉर्मूला जानते हैं, जो होता है स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो गाइस आपको पता है ये डेल्टा वी कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ से हमारा ये जो हमने स्ट्रेस का डायमेंशन निकाली थी वही आ जाएगी यहाँ पे डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डायमेंशन आ रही है वो ml⁻⁻1 और t⁻⁻2 आ रही है। ठीक है, ये आ रही है हमारी बल्क मॉडुलस की डायमेंशन। अब हम थ्रस्ट की डायमेंशन निकालेंगे। तो गाइस जो थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है F=ma। यहाँ पे गाइस जो
एफ वो हमारी थ्रस्ट एक फोर्स ही है, और हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से भी जो डायमेंशन आ रही है वो आ रही है, आप देख सकते हैं ml (T⁻²). अब हम एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो गाइस हमें पता है कि एनर्जी का जो डायमेंशंस होती है क्या होती है, क्योंकि अगर आपको कभी एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है तो आप सीधा वर्क की डायमेंशन निकाल लेना, क्योंकि इस वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स का हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, एम ए और एस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला। यहाँ से आपकी डायमेंशन आ जाएगी एनर्जी की, क्योंकि वर्क डन एक एनर्जी है, ml(T⁻²) इंटू एल। तो यहाँ से जो वर्क का फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml²T⁻² आ जाएगा। और वॉल्यूम का तो हम डायमेंशन जानते होती है L3। तो यहाँ से जो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन आ रही है वो आ रही है ml⁻⁻1 T⁻²। तो गैस आप देख सकते हैं इनमें से जो थ्रस्ट है उसकी डायमेंशन है वो प्रेशर के इक्वल नहीं है ना गाइस, वो गाइस प्रेशर के इक्वल नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हमने स्ट्रेस की ये डायमेंशन निकाली थी जो कि आप देख सकते हैं कि ये भी प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि जो थ्रस्ट है उसकी डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये गाइस ऑप्शन नंबर 3 थ्रस्ट। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव अ सेम डायमेंशन। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमें क्वांटिटीज़ दे रखी है उनकी हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम टॉर्क की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है एफ इंटू आर। फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं वो आती है ml(T⁻²), क्योंकि गाइस फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एम की डायमेंशन हो जाएगी एम, ए की डायमेंशन होती है एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है L(T⁻²). तो ये हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन। आर एक डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल। तो यहाँ से जो टॉर्क की डायमेंशन आएगी वो आएगी ml(2 T⁻²). ठीक है गाइस। अब गाइस हम फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे तो आपको मैंने ये यहीं पे दिखा दिया, फोर्स की डायमेंशन आएगी ml(T⁻²). अब हम पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकालेंगे तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं mgh। तो यहाँ से आपको होता है m की मास की डायमेंशन होती है m, g की डायमेंशन हो जाएगी L(T⁻²), h की जो डायमेंशन होगी वो होगी l। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आ रही है वो आ रही है ml²T⁻²। ठीक है गाइस। अब गाइस हम प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालेंगे तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो गाइस एनर्जी का हम जानते हैं वो हम वर्क एनर्जी की डायमेंशन को हम वर्क डन के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं जो कि आती है ml²T⁻²। h प्लैंक कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हम जानते हैं वो होती है T⁻⁻1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है v=1/t होती है। ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आएगी वो आएगी T⁻⁻1। ठीक है, ये आएगी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T⁻⁻1। तो यहाँ से जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन आ रही है ml²T⁻⁻1। अब हम लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन निकालेंगे तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है mv। यहाँ से जो मास की डायमेंशन होगी वो m होगी, v की डायमेंशन होगी L(T⁻⁻1). तो यहाँ से जो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन आ रही है वो आ रही है ml(T⁻⁻1). तो गाइस आप अब वो इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो टॉर्क है इसकी डायमेंशन सेम है। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन है वो सेम है। अब गाइस हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें हमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि ये हमें ऑप्शन में सारे कांस्टेंट दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से पूछ रखा है कि कौन सा जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनल है, मतलब उसकी डायमेंशंस हैं। तो हम यहाँ पे सबकी डायमेंशन देखते हैं किसकी डायमेंशन है। तो हम पहले पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन का हम फॉर्मूला जानते हैं वो होता है -Δd अपॉन में d, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Δl अपॉन में l। तो यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं कि जो डायमेंशन आएगी वो 1, कोई डायमेंशन नहीं आएगी, यहाँ पे आंसर आएगा 1।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी आप फॉर्मूला जानते हो, वो होता है C अपॉन में V। यहाँ पे जो V है वो स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम है, C है स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ से भी जो इस पूरे को सॉल्व करके, क्योंकि C है ये भी एक स्पीड है, तो स्पीड के हम डायमेंशन जानते हैं, वो होती है LT रेज़ टू द पावर -1। V ये भी एक स्पीड है, तो इसकी भी डायमेंशन हम जानते हैं क्या होती है, ये होती है LT रेज़ टू द पावर -1। तो यहाँ से भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 आएगी। ठीक है गाइस, ये भी यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। पॉइजन रेशियो भी डायमेंशनलेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस है। अब हम रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस मटेरियल। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो डेंसिटी की डायमेंशन होती है वो होती है ml रेज़ टू द पावर -3, और डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस मटेरियल होगी उसका भी जो डायमेंशन होगी वो होगी ml रेज़ टू द पावर -3। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो डायमेंशनलेस है। अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालेंगे, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m² अपॉन में r²। तो यहाँ से हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, तो उसको जी को हम कॉमन ले लेंगे, r² f से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा m²। तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है उसकी डायमेंशन होती है ml t रेज़ टू द पावर -2। r² की डायमेंशन हो जाएगी l, क्योंकि r की क्या डायमेंशन क्या होगी, l होगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगी r² की l²। मास की डायमेंशन होती है m, तो और m² की डायमेंशन क्या हो जाएगी फिर m² कैपिटल m² हो जाएगी। तो गाइस यहाँ से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी जो डायमेंशन आ रही है वो आ रही है m रेज़ टू द पावर -1 l रेज़ टू द पावर माइनस नहीं आएगा इस प्लस में है 3 t रेज़ टू द पावर -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइज ऑप्शन डी होगा गाइज, इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन। अब गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हेलो गाइज, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दे रखा था वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज जी, कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इन SI यूनिट, कन्वर्ट इट इनटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो गाइस हम जानते हैं कि जो 1 न्यूटन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। तभी आप देख सकते हैं यहाँ मैंने न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर से। तो यहाँ से जो हमारा g की जो नई यूनिट आ रही है वो आ रही है मीटर क्यूब अपॉन में kg सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर लिख के इसका क्यूब कर देंगे, और हमें ये भी पता है कि जो 1 kg होता है वो होता है 1000 ग्राम के इक्वल। तो यहाँ से गाइज हम 1 kg की जगह 1000 ग्राम लिख देंगे और सेकेंड स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हमने 100 सेंटीमीटर का क्यूब किया है तो यहाँ से हमारा आ रहा है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1000 ग्राम ऐसे ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं 3 0 से 3 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, z इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, और यहाँ पे गाइस हमारी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में g² ठीक है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस 10 रेज़ टू द पावर -8 आ जाएगा। तो यहाँ से जो g की नई वैल्यू आएगी वो आएगी, g की जो वैल्यू आएगी गाइस वो आएगी 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में गाइस यहाँ g² नहीं आएगा, यहाँ पे g ही रहेगा, इंटू s²। मतलब गाइस ये दोनों डिनोमिनेटर में ही है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में g सेकेंड स्क्वायर, ये आएगी g की नई यूनिट जो कि SI सिस्टम में है। हेलो गाइस, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल में डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस r ऑफ द सर्कल, derive the formula for F using the method of dimension। अब गाइज
हमें पता है हम इसको कैसे लिख देंगे, हम लिख देंगे जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एम रेस टू द पावर ए के, वी रेस टू द पावर बी के, आर रेस टू द पावर सी के। अब गाइस हम क्या करेंगे कि जितनी भी क्वांटिटी है हम इसके अब डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं ये होती है एम एल टी रेस टू द पावर -2, और प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटा के हम यहाँ लिख देंगे के। मास की डायमेंशन हम जानते हैं वो होती है कैपिटल एम, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, उसकी पावर ए हो जाएगी। और वेलोसिटी की डायमेंशन हम जानते हैं वो होती है एल टी रेस टू द पावर -1, और इसको हम लिख देंगे, इसकी जो पावर होगी वो बी होगी। आर की हम डायमेंशन जानते हैं वो होती है एल, और इसकी पावर हो जाएगी सी। ठीक है। और अब जो हम जानते हैं कि जो के है वो एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। तो आप देखना यहाँ पे मैंने के की जगह 1 ले लूँगा। ठीक है गाइस। अब गाइस हम क्या करेंगे कि अब हम पहले इस पूरे को सॉल्व कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आ रहा है, इसको सॉल्व करके हमारा राइट हैंड साइड को एम रेस टू द पावर ए, एल रेस टू द पावर बी, टी रेस टू द पावर -b, एल रेस टू द पावर सी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख देंगे, एम रेस टू द पावर ए, एल रेस टू द पावर बी प्लस सी, टी रेस टू द पावर -b। ठीक है। और फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं वो होती है एम एल टी रेस टू द पावर -2। अब हम जो दोनों साइड है उसको कंपेयर करेंगे पावर्स को। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे m की जो पावर है वो 1 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में m की पावर a है। तो हम लिख देंगे a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, यानी कि a यहाँ पे ये राइट हैंड साइड जो m की पावर है वो 1 होगी। अब गाइस आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी इस वाली साइड, यहाँ पे जो l की पावर है वो है 1, लेकिन जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे जो l की पावर है वो है b प्लस सी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ b प्लस सी इक्वल टू 1। ठीक है। इसको अभी हम ऐसे रहने देंगे। अब गाइस हम राइट हैंड साइड देखेंगे कि जो t है उसकी पावर कितनी है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है उसकी पावर है t रेस टू द पावर -b। तो यहाँ पे पावर जो होगी वो लिख देंगे हम -b। और लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कि जो t की पावर है वो है -2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस -b किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के, जो माइनस कट जाएगा, जो b की पावर आ रही है वो 2 आ रही है। तो गाइस अब हमें a की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू मिल गई है। ठीक है। अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस हमें पता है कि जो b की वैल्यू कितनी है, तो इस वाली इक्वेशन में b की वैल्यू रख दूंगा 2। तो यहाँ से जो हमारा c आएगा वो आएगा c इज इक्वल टू -1 आएगा गाइस, यहाँ पे c इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है। तो हमें c की पावर मिल गया है। तो गाइस अब हम इस वाली इक्वेशन को वापस लेंगे, और इसमें a b c है ना, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पे जो f का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है f इज इक्वल टू mv²/r। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब गाइस हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 9 था इसमें हमें क्या रखा है, वेलोसिटी v इज गिवन बाय b इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c वेयर t इज अ टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a²b/c। तो और गाइस हमें यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हमें पता है कि जो जिन क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होती है, और कह सकता हूँ मैं डायमेंशन सेम होती है, वो ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे at² प्लस bt² प्लस c, यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो at² है उसकी डायमेंशन इक्वल होगी किसके इक्वल होगी, bt के, और bt की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, c के इक्वल। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो at² है उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी के इक्वल। bt है उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी के इक्वल। c है उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी के इक्वल। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे c की डायमेंशन मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो c की डायमेंशन होगी वही जो v की डायमेंशन होगी ना वही c की डायमेंशन है। और हमें क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग गया कि जो v की डायमेंशन होगी वो होगी l t रेस टू द पावर -1। तो यहाँ से जो हमारी c की डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी l t रेस टू द पावर -1। अब गाइस हम b की डायमेंशन निकालेंगे। तो हमें गाइस पता है कि जो b t है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा l t रेस टू द पावर -1 के इक्वल, क्योंकि हमें क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा है कि bt की डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो यहाँ से जो हमारी v की डायमेंशन आएगी पूरा सोल्व करने पे आप देख सकते हैं वो आएगी l t रेस टू द पावर -2। अब गाइस हम a की डायमेंशन निकालेंगे। तो गाइस हमें पता है कि a t² किसके इक्वल होगा,
एल टी रेस टू द पावर माइनस वन की इक्वल होगा, तो इस पूरे को सोल्व करके जो हमारी ए की डायमेंशन आएगी वो आएगी एल टी रेस टू द पावर माइनस थ्री। अब गाइज हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे, ए स्क्वायर बी अपॉन में सी की डायमेंशन हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने डायमेंशंस कैलकुलेट किए हैं उनको बस पुट कर देंगे, ए की जगह मैं पुट कर दूंगा एल टी रेस टू द पावर माइनस थ्री, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पुट कर देंगे एल टी रेस टू द पावर माइनस टू, सी की जगह हम पुट कर देंगे एल टी रेस टू द पावर माइनस वन। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारी ए स्क्वायर बी अपॉन में सी की डायमेंशन आ रही है वो आ रही है एल स्क्वायर टी रेस टू द पावर माइनस सेवन। तो गाइस इस हिसाब से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमें कह रखा है लेंथ ऑफ अ वन डिवीजन ऑन अ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, फाइंड लिस्ट काउंट। ठीक है, और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम वर्नियर स्केल में ना लिस्ट काउंट का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और गाइस हमें कह रखा है कि जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल है, वो है 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल। ये गाइस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है ना गाइस, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन अ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। और गाइस हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि जो 9 मेन स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल। तो यहाँ से मैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल सकता हूँ, कितना होगा, वो होगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो हम क्या करेंगे 1 VSD की जगह ये रख देंगे, पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 1 VSD की जगह पुट कर दिया 9/10 MSD मेन स्केल डिवीजन गाइज। तो इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा लिस्ट काउंट आ रहा है वो आ रहा है 0.1 मेन स्केल डिवीजन। और हमें पता है कि जो हमारी एक मेन स्केल डिवीजन है किसके इक्वल है, 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारा लिस्ट काउंट आ रहा है वर्नियर कैलिपर का वो आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब गाइज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें हमें क्या रखा है, वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm मार्क ऑन अ मेन स्केल डिवीजन। तो गाइज यहाँ पे हमें 1 मेन स्केल डिवीजन दे दिया जो किसके इक्वल है, 1 mm के इक्वल है। और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, इट हैज़ 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लिस्ट काउंट इज। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में ना हम देख लेते हैं, हमें एक मेन स्केल डिवीजन दे रखी है जो कि दे रखी है किसके इक्वल है, 1 mm के इक्वल। और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो 16 मेन स्केल की डिवीजन है वो किसके इक्वल है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल। तो क्योंकि हमें क्या रखा है कि जो 20 इक्वल डिवीजन है ना वर्नियर स्केल की वो मैच खा रही है 16 मेन स्केल डिवीजन से। तो गाइस इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया 16 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो गाइस यहाँ से जो हमारे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आएगी वो आएगी 16/20 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ 1 VSD की जगह हम पुट कर देंगे 16/20 MSD। इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा लिस्ट काउंट आ रहा है आप देख सकते हैं गाइस, इस पूरे को सोल्व करके जो लिस्ट काउंट आ रहा है वो आ रहा है 0.2 मेन स्केल डिवीजन। और हमें पता है कि एक मेन स्केल डिवीजन हमारे किसके इक्वल है, 1 mm के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारा लिस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.2 mm। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अब हम देखेंगे 12th क्वेश्चन को। तो गाइस जो 12th क्वेश्चन है इसमें हमें क्या रखा है, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन में d प्लस टी, राइट द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। तो गाइस हमें पता है कि जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होती है या यूनिट सेम होती है वो मैच करती हैं। ठीक है, मैच नहीं गाइस, ऐड अप होती हैं। ठीक है, सॉरी उसके लिए ऐड होती हैं। तो गाइस हमें पता है कि जो a की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन बी टी की होगी और वही डायमेंशन c अपॉन में d प्लस टी की होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप c अपॉन में d प्लस टी को देखेंगे और इसमें भी स्पेसिफाई अगर आप d प्लस टी को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ से कि जो d की जो डायमेंशन है वो टाइम के इक्वल है, यानी d की जो डायमेंशन है वो कैपिटल T है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो डायमेंशन इक्वल होंगी तभी ये दोनों क्वांटिटी ऐड होगी, तभी d प्लस टी ऐड होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो d की डायमेंशन है वो है कैपिटल T। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें पता लग गया कि जो d की डायमेंशन है वो कैपिटल T है। अब गाइस हम सबसे पहले a की डायमेंशन निकालेंगे। तो मुझे पता है कि जो a की डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन के इक्वल। वेलोसिटी की डायमेंशन हम जानते हैं
वो है गाइज एल टी रेस टू द पावर -1। तो यहाँ से जो ए की डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी एल टी रेस टू द पावर -1, क्योंकि गाइज जो ए की डायमेंशन है वही बी टी की डायमेंशन है, वही सी अपॉन में डी प्लस टी की डायमेंशन है। यानी कि इन दोनों को अगर मैं इन तीनों क्वांटिटी की ऐड करूँगा और जो डायमेंशन आएगी वो हमारी वी की डायमेंशन है। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जो ए की डायमेंशन है वो हमारे वी के इक्वल है, ठीक है गाइज। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो वी की डायमेंशन है वही ए की डायमेंशन है। अब गाइज हम बी की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे पता है कि जो बी टी है वो मेरा एल टी रेस टू द पावर -1 के इक्वल है। तो यहाँ से जो बी की डायमेंशन आएगी वो आएगी एल टी रेस टू द पावर -2। अब हम सी की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है कि डी की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जो डी की डायमेंशन है वो है कैपिटल टी, तो यहाँ पे मैं डी प्लस टी की जगह पुट कर दूंगा कैपिटल टी। तो यहाँ से जो हमारी सी की डायमेंशन आ रही है वो आ रही है एल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास चारों की डायमेंशन आ गई। ए की डायमेंशन है एल टी रेस टू द पावर -1, बी रेस टू द पावर सॉरी बी की डायमेंशन है एल रेस टू द पावर एल टी रेस टू द पावर -2, और सी की जो डायमेंशन है वो है एल, डी की जो डायमेंशन है वो है कैपिटल टी। तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या रखा है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्सिस, और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हमें पता है कि जो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू टाइम। और गाइस मुझे पता है कि मैं फोर्स की डायमेंशन कैसे निकाल सकता हूँ। मैं फोर्स का फॉर्मूला जानता हूँ, वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की डायमेंशन मैं जानता हूँ, वो होती है कैपिटल एम। ए की डायमेंशन मैं जानता हूँ, वो होती है एल टी रेस टू द पावर -2। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स की डायमेंशन आएगी। टी की डायमेंशन में जानता हूँ कैपिटल टी, तो यहाँ से मेरी जो इम्पल्स की डायमेंशन आएगी वो आएगी एम एल टी रेस टू द पावर -1। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एल टी रेस टू द पावर -2। और गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अब गाइस हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रखा है, इन अ स्क्रू गोज द मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गोज। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम लिस्ट काउंट का फॉर्मूला स्क्रू गोज में जानते वो होते हैं पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पता है वो है 100, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। और हमें क्वेश्चन में गाइस पिच दे रखे हैं, क्योंकि जो पिच होती है ना गाइस वो हमारी 1 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होती है। तो गाइस क्वेश्चन में हमें पिच भी दे रखी है जो कि दे रखी है 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजन्स भी दे रखी है सर्कुलर स्केल की, वो दे रखी है 100। तो यहाँ से हमारा जो लिस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.01 mm। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब गाइस हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या रखा है, इन अ पार्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चूजन टू बी। हमें लेंथ की यूनिट लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी यूनिट जो हमें दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है, मास हमें दे रखा है ग्राम में, और वैल्यू दे रखी है 10 ग्राम, टाइम हमें दे रखा है 0.1 सेकेंड। अब हमसे पूछ रखा है द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू। तो गाइस हमसे अब पूछा गया कि जो इस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स आ रही है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, यानी कि हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कितने न्यूटन के कन्वर्ट नहीं करना गाइस, न्यूटन में देखना हमें किसके इक्वल होगी। कन्वर्ट भी कर लेंगे गाइस, इसको कन्वर्ट करना है। तो गाइस अब हमें पता है कि जो हमारी फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी रेस टू द पावर -2। तो गाइस अब हम क्या करेंगे कि जो एम है उसकी जगह पुट कर दूंगा 10 ग्राम, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एल की जगह पुट कर दूंगा 10 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। टी की जगह पुट कर दूंगा 0.1 सेकेंड, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आएगा पहले, ठीक है। तो यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा फोर्स आएगा वो आएगा 10,000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गाइस हम जानते हैं हमें आंसर जो चाहिए न्यूटन में चाहिए, और मुझे पता है कि जो 1 न्यूटन होता है किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो गाइस अब मैं क्या करूँगा कि ग्राम की जगह मैं पुट कर दूंगा। हमें पता है कि जो 1 ग्राम होता है वो कितने केजी के इक्वल होता है, वो होता है 10 रेज़ टू द पावर -3 केजी के इक्वल। तो मैं ग्राम की जगह पुट कर दूंगा 10 रेज़ टू द पावर -3 केजी। सेंटीमीटर का हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर के इक्वल। और सेकेंड को हम ऐसे रहने देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया कि 1 ग्राम होता है 10 रेज़ टू द पावर -3 केजी के इक्वल, 1 सेंटीमीटर होता है 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर के इक्वल। अब हम क्या करेंगे कि जी और सेंटीमीटर की जगह पुट कर देंगे, जी की जगह पुट कर देंगे हम 10 रेज़ टू द पावर -3 केजी, सेंटीमीटर की जगह हम पुट कर देंगे 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर,
और सेकंड स्क्वायर का ऐसे रहने देंगे, तो इन दोनों को आपको पता है प्लस हो जाएंगी पावर्स, तो जो हमारा आएगा वो आएगा 10⁻⁻5 kg/s²। और जब 10⁻⁻5 इस 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो जो हमारी फोर्स आएगी वो आएगी 0.1 kg/s²। और हमें पता है कि जो kg/s² है किसके इक्वल है, न्यूटन के इक्वल, 1 न्यूटन के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारी फोर्स की यूनिट आ रही है, जो हमारी फोर्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.1 न्यूटन, यानी कि ये यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.1 न्यूटन। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट गाइस आज रात 8 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।